हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट रैंकविल में। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं हम कितने क्वेश्चंस 45 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको हर एक एग्जाम में मदद करेंगे। चाहे वो आपका एसएससी ग्रुप डी हो, एसएसआरआरबी एनटीपीसी हो या फिर एसएससी सीजीएल या फिर सीएसएल या फिर एमटीएस या फिर आरपीएफ कांस्टेबल या कोई अदर एग्ज़ाम भी हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए जिसमें आपसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। जिसमें सेट नंबर 1 है आपका, सेट नंबर 100 प्लस आपके सेट चलने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो पर विज़िट हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 1 कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो देखिए शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो आपकी हो जाएगी यकृत। यकृत जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत है जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए मनुष्य में मादा जनन अंग के में किस हार्मोन्स का स्राव होता है? क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको रिलैक्सिन रिलैक्सिन जो कि हार्मोन्स का स्राव होता है जो कि मादा जनन अंग में होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक जो गतियां हैं उनका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन में पूछा है। तो आपको बताना है सेरिब्रम। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर बताना होगा, सेरिब्रम में जो कि ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? क्वेश्चन में पूछा गया है। तो शरीर का जो तापमान होता है वो हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अमीबा में अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? देखिए अमीबा में जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद द्वारा होता है, अर्थात उनके जो पैर होते हैं या फिर उनकी जड़ों के द्वारा होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंजाइम्स लार में पाया जाता है? देखिए लार में जो एंजाइम्स होता है वो कौन सा पाया जाता है? क्वेश्चन में पूछा है। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें आपको टाइलिन जो कि हमारे पास एंजाइम्स जो होता है वो लार में पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 7th नंबर का है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वो श्वासोत्पादन कहलाती है, अर्थात श्वासोवास कहलाती है। मनुष्य जो कि श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है तो वो श्वासोवास कहलाती है, अर्थात ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती हैं? देखिए ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो प्रायः होती हैं वो ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं। किसका प्रयोग करती हैं? ग्लूकोज का। ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का प्रयोग करती हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ये राइट आंसर आपको बताना होगा, विषरण द्वारा, ना कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ऑप्शन आपको राइट आंसर बी बताना होगा, विषरण द्वारा ऑक्सीजन जो होता है वो कोशिकाओं में पहुंचता है पौधों की। अब आइए हम बात कर लेते हैं, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो आपको बताना होगा, खाद्य पदार्थों की जो परिणति होती है वो विघटन होती है। ऑप्शन ए आपको राइट आंसर बताना होगा, विघटन होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, खाद्य पदार्थों का पौधों में रूपांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो आपको बताना होगा सुक्रोज है। ऑप्शन आपको सी राइट आंसर बताना होगा, सुक्रोज जो कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य स्रोत है, सुक्रोज जो और ग्लूकोज होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है, अर्थात 120 से 80 के बीच एक स्वस्थ मनुष्य का जो कि रक्तचाप होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है?
मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली जो होती है ड्यूरामीटर होती है। ड्यूरामीटर जो कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ड्यूरामीटर होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं, तो मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? मनुष्य की जो सूंघने की क्षमता है वो नियंत्रित करता है घ्राणेंद्रिय जो कि पाली जो कि नियंत्रित करता है, घ्राणेंद्रिय पाली नियंत्रित करता है, मनुष्य की सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। अर्थात हम आइए बात कर लेते हैं बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन-सा है? मनुष्य और में जो वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है वो आपका हो जाएगा सेरिब्रम। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम, जो कि मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन-सा है? सेरिब्रम जो कि है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर फिजिक्स से देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक विज्ञान का आभासी प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक विज्ञान का जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो समतल दर्पण से बनता है। आपको राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर लगाना होगा, बी राइट आंसर लगाना होगा, समतल दर्पण में बनता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण कौन-सा है? तो आपको ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर लगाना होगा। समतल और उत्तल जो कि हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक जो प्रतिबिंब है इसकी प्रकृति जो होती है वो उल्टी होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, उल्टी होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो आपको बताना होगा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है सीधा और आभासी होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आँख से प्रवेश करने अर्थात आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आपको बताना है परितालिका नियंत्रित करती है। परितालिका जो कि आँख आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है उसका गोल दिखाता है, चपटा दिखता है। जो सूर्योदय होता है वो सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है वो चपटा दिखता है। आपको राइट आंसर यहाँ पर चपटा लगाना होगा, चपटा दिखता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर हो, तो आकार में वस्तु के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये आपका समतल दर्पण हो जाएगा और हमेशा सीधा समतल दर्पण में ही देखने को मिलता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है। अर्थात हमारे पास जो कि काल्पनिक अर्थात हम कह सकते हैं इमेजिनरी बनता है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन-सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? तो कौन-सा पदार्थ होता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, काँच। तो आपको मिट्टी राइट आंसर लगाना होगा। मिट्टी जो होता है वो लेंस के लिए प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ नहीं है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे भी अच्छी तरीके से समझिएगा। उत्तल लेंस का जो कि क्षमता होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। धनात्मक उत्तल लेंस की हमेशा क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो आपको डायोप्टर देखने को मिलेगा। डायोप्टर जो कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर देखने को मिलेगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका क्या कारण है? अपवर्तन की वजह से कम दिखती है। अपवर्तन की वजह से कम दिखती है। अपवर्तन की वजह से पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं पानी में डाली गई जो कि टेढ़ी छड़ी दिखती है, इसका क्या कारण होता है? अगर पानी में डाली कोई टेढ़ी जो कि हमें छड़ी टेढ़ी दिखती है इसका कारण भी अपवर्तन ही होता है। अपवर्तन ही इसका कारण होता है कि अगर कोई पानी है उसमें अगर हम टेढ़ी जो कि हम कह सकते हैं छड़ी डाल दें तो वह अपवर्तन के कारण ही होती है। अब आइए हम बात कर लेते हैं जो कि यहाँ पर हमने फिजिक्स और बायोलॉजी के क्वेश्चंस कंप्लीट किए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री के 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए देखते हैं निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं तो यहाँ पर अवक्षेपण जो होगा वो आपका ऑक्सीकरण नहीं होगा और क्षेपण जो कि आपका ऑक्सीकरण नहीं होगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। 2 नंबर का यहाँ पर इसके बाद 32 नंबर का क्वेश्चन है।
नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट के घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको बताना होगा यह अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसमें नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट को डालने पर दही की तरह ही जो कि पदार्थ उत्पन्न होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन। साक्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? साक्षरण जो है वो आपकी उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया जो कि साक्षरण है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो अगर ऑक्सीजन बढ़ रही है तो आपका उपचयन हो रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा उपचयन। ऊष्माशोषी ऊष्मा का अवशोषण। अब आइए हम बात कर लेते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो कौन सी अभिक्रिया होती है? उदासीनीकरण और विस्थापन जो होती है इसके युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, वह कौन सी अभिक्रिया है? तो आपको बताना होगा उदासीनीकरण है। ऑप्शन आपको ए राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड पर जल बनाते हैं, तो यह अभिक्रिया जो है वो आपकी हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन आपका है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में कोई भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो देखिए 7 है, जो 7 उदासीन होता है। इधर आपका प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होता है। जितना इधर जाता जाएगा उतना प्रबल अम्ल, जितना इधर जाता जाएगा प्रबल क्षार होता जाएगा। तो ये 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो कि पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH आयन मुक्त होता है। OH आयन जो कि क्षारक को जल में घोलने पर उत्पन्न होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में देखिए लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, जो कि अगर आप दही से बात करते हैं दूध से रिलेटेड, तो आपको लैक्टिक यहाँ पर देखना होगा। ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किस अम्ल में मुख्य रूप से किस अम्ल में मुख्य रूप से जो कि हम कह सकते हैं कि एक परमाणु अ अवश्य मौजूद होता है, जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। तो हाइड्रोजन होता है जिसमें एक परमाणु अवश्य मौजूद होता है, जो धातु से अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करता है। वह कौन-सा पदार्थ है जिसमें जो कि हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन है आपसे कि जिसमें स्वाद जो होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। वो कौन-सा पदार्थ है जो स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, जो नीले लिटमस को घोल में लाल बनाता है, कहा जाता है? तो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात करते हैं, तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो क्षार कहलाते हैं। जल में अगर कोई घुलनशील भस्म है तो वो आपका क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। और आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? प्रबल अम्लीय की बात की गई है तो पीएच जिसका मान 0 होगा वो प्रबल अम्लीय, पीएच जिसका मान 14 होगा वो प्रबल क्षारीय, और पीएच जिसका मान 7 होगा वो उदासीन होता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन 45 कंप्लीट किए, जो कि सेट नंबर पहला था। और सेट नंबर दूसरे में भी हम 45 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे, जो कि 15-15 क्वेश्चन हर एक से सब्जेक्ट से होंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स से। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और वीडियो पर पहली बार विजिट हुए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।